नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कल हमने जल के बारे में शुरुआत किया था अपने जल चैप्टर से, जो आपका NCERT और SCERT पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब ये कि आपके सीटेट के लिए भी और आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी सही था, मतलब अच्छे टॉपिक थे। आज हम जल्द से ही और चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं, जल्द से ही। ठीक है, कल हमने जल चक्र, भूमिगत जल आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ज़रा पेयजल। ठीक है, खारा जल, भारी जल, ठीक है, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जरा आज इसको देखेंगे और इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें सीटेट और अपने जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए चलिए देखते हैं। तो पेयजल जो होता है हमारा पेयजल, वो रंगहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन होता है। ठीक है, स्वच्छ होता है, स्वच्छ, और पारदर्शक होता है, मतलब हम चीज़ें आर पार में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीने योग्य होता है तो इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, अशुद्धियाँ नहीं होती हैं और जीवाणु मुक्त होता है। ठीक है, लेकिन इसमें खनिज लवण घुले होते हैं, खनिज लवण घुले होते हैं, जिससे यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होता है, लाभकारी भी होता है, और थोड़ा इसमें स्वाद भी आता है। ठीक है, स्वाद भी आता है, थोड़ा स्वादिष्ट लगता है हमको। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई जगह का पानी हमको अच्छा नहीं लगता, कहते हैं आप अच्छा नहीं लगता हमको। कई जगह जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा पानी था वहाँ का। ठीक है, तो खनिज लवण घुले के कारण ऐसा होता है, खनिज लवणों के घुले होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो नलकूप होता है, नलकूप या जो कुएं का पानी होता है, कुएं का जो पानी होता है वो पीने योग्य होता है, यानी कि इसको शुद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ता। कैसे गांव में लोग नलों से पानी पीते हैं, कुओं से पानी पीते थे। ठीक है, तो इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जल जो है हमारा खराब है या संक्रमित है, ठीक है, तो उससे भयानक रोग हो सकते हैं, भयानक रोग हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड, कालरा, कालरा, पेचिस आदि। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों आपके बीमारियां हैं वो जल के कारण होती हैं। ठीक है, और ये जीवाणुओं से भी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जीवाणुओं से भी होती हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है, विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि इसमें जीवाणु मिले होते हैं, ठीक है, ये वाले, तो ये आपका रोग होने लगता है। ठीक है, जल में जीवाणु मिले होने के कारण खराब वाले, इससे आपका ये रोग होता रहता है सबको। ठीक है, जो ऐसा पानी पीते हैं। अब इसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने की, जैसे आप देखते होंगे ना, जब कभी आपके वहाँ कोई महामारी आई हुई है, महामारी जैसे कोरोना भी चल रहा है ना, या बाढ़ आया हुआ रहता है, या बाढ़ आया रहता है, तो हम उसको पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी कोई महामारी या बाढ़ आया रहता है तो हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या उबाल कर पुनः ठंडा करके फिर उसे हम पी लेते हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोरोना में लोग सब्जियां भी उबालते हैं, सब्जी लाते थे पहले, उबालते थे फिर खाते थे लोग। ठीक है, चलिए
और इसके साथ ही साथ अगर घर में आप उबालना नहीं चाहते उसको, तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर जल में डालकर जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको मिलाने के बाद आप उसको छान लेंगे, जल को छान लेंगे, तब वो पीने योग्य होगा। ठीक है, तब वो पीने योग्य होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलाने से क्या होता है, ये दोनों चीज़ें मिला के करिए या उबाल के करिए, तो उससे क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो पानी होता है आपका पीने योग्य हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था कि सबसे स्वच्छ पीने योग्य पानी क्या होता है, तो कई आया था जो ऑप्शन दिया था, अशुद्ध जल, ये जल, वो जल, पीने योग्य जल। तो आंसर क्या था उसका, पीने योग्य जल ही पीने वाला होता है, सबसे स्वच्छ होता है। ठीक है, पीने योग्य जल, पीने योग्य पानी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं जरा अब खारा जल के बारे में। खारा जल के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जल जो होता है वो बहुत विलायक होता है। विलायक मतलब कुछ भी घोल देता है अपने में, है ना। देखिए जैसे दूध, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए या पानी में दूध मिला दिया जाए तो लगभग वो दूध जैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ही विलायक होता है ये। तो जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी, ठीक है, वो शुद्ध होता है, वो शुद्ध होता है। लेकिन जैसे वो ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है तो वो बहते हुए चला जाता है, आगे बढ़ता, बहते हुए ना, विभिन्न क्षेत्रों को होते हुए आगे बढ़ता चलता है। वहाँ पे भूमि, चट्टानें, ठीक है, की परतों से होकर वो गुजरता है। उससे क्या होता है, उसमें अनेक खनिज पदार्थ और लवणों के संपर्क में वो आने लगता है। ठीक है, तो जिससे वो ज़्यादा घुलता है वैसा ही उसका पानी हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये बारिश से जो पानी होते हैं वो लवणीय हो जाते हैं, लवणीय हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे पानी में लवण पर्याप्त मात्रा में घुले होते हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में घुले होते हैं। अब देखिए ना, खारा जो पानी है ना, गुजरात और जो राजस्थान एरिया है, गुजरात और जो राजस्थान एरिया है, इस खाने पानी की जो खारा पानी है उसकी समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, चलिए खारा पानी को एक और ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा मृत सागर के बारे में। जानते ही हैं आप लोग, मृत सागर के बारे में बता भी थे एक बार। तो जॉर्डन भ्रंश में, जॉर्डन भ्रंश में, जॉर्डन भ्रंश में सबसे अधिक लवण युक्त जो सागर है वो अब कहलाता है मृत सागर। ये सागर ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लवड़ी है, ये इतना ज़्यादा खारा है कि आप अगर इसमें ऐसे ही लेटे रहें तो भी आप डूबेंगे नहीं, तो भी आप डूबेंगे नहीं। यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो इसके खारेपन से ही क्या होती हैं, मर जाती हैं, मर जाती हैं वो। ठीक है, इसका जो नमक तो बन सकता है, यहाँ से इतना खारा होता है कि इसका नमक तो बन सकता है, लेकिन वो नमक जो होगा वो आपके खाने लायक नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा खारा होता है ये। ठीक है, इसमें जो साधारण जल होते हैं, साधारण जल जो होते हैं उससे 20 गुना अधिक ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है। 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। और जिसकी लवणता है ना, जो इसकी लवणता है 238 प्रति 1000 ग्राम है, प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि 1000 ग्राम में 238 ग्राम जो इसके होते हैं लवड़ी है ये।
ठीक है। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं भारी जल के बारे में। भारी जल के बारे में ज़रा बात करते हैं हम। तो जो भारी जल है उसकी खोज जो किया था वो यूरे ने, यूरे और वाशबर्न ने किया था, वाशबर्न ने। ठीक है, कब किया था? 1932 में। ठीक है। एक साधारण जल में, एक साधारण जल के 6000 भाग, 6000 भाग अगर किए जाएं तो इसमें एक भाग जो होता है वो भारी जल होता है, वो भारी जल होता है। ठीक है। भारी जल जो होता है वो हम साधारण जल को अगर वैद्युत अब घटित कर दें, वैद्युत अब घटित कर दें साधारण जल को, तो हमको भारी जल प्राप्त होता है। ठीक है, भारी जल प्राप्त होता है। इसमें भारी जल में रेडियो एक्टिव नहीं होते, रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है। इसका जो अणुभार होता है वो 20 ग्राम मोल होता है। ठीक है, 20 ग्राम मोल होता है। भारी जल के एक अणु में पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है। भारी जल जो होता है वो सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। जो भारी जल होता है वो सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं भारी जो जल है उसके कुछ उपयोगों के बारे में। ठीक है। तो भारी जल से ही हमारे भारी हाइड्रोजन जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं का निर्माण करते हैं। ठीक है, का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो तत्व होते हैं उसमें हम कृत्रिम तत्वों का निर्माण कर सकते हैं इसी भारी जल से। ठीक है, इसी भारी जल से। साथ ही साथ जो रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं वो भी हम अध्ययन इसका कर सकते हैं भारी जल से। साथ ही साथ जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, ठीक है, उसके रूप में भी हम इस भारी जल को कर सकते हैं यूज़। ठीक है। चलिए बात करते हैं जरा जल के गुण की बात करते हैं हम अगर। ठीक है। तो जानते ही हैं आप लोग कि जो जल होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ठीक है। स्वादहीन हम ऐसा नहीं कह सकते, स्वादहीन तो होता है, कुछ ऐसा कोई मीठा या तीखा नहीं लगता है, स्वादहीन नहीं कह सकते क्योंकि मतलब स्वाद तो कुछ ना कुछ तो आता ही है। ठीक है, स्वाद कुछ ना कुछ तो आता ही है। ठीक है। तो कई जगह पे स्वादहीन भी दिया रहता है। पारदर्शक भी होते हैं। ठीक है। और अगर इनको 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर इनको रखा जाए तो क्या बन जाएंगे? ये बन जाते हैं बर्फ। क्या बन जाते हैं? बर्फ। ठीक है। अब यही क्या किया जाए, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को रख दिया जाए, जल को ही बात कर रहे हैं, जल को ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे वाष्प। तो ये क्या, जब बर्फ बनते हैं तो उनको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु बोलते हैं इसको। ठीक है। और जब ये वाष्प बनते हैं तो वो कहलाते हैं क्वथनांक कहलाते हैं, जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और एक होता है गलनांक। ठीक है, गलनांक होता है जब आप बर्फ से आप क्या करते हैं, जब दूसरे स्टेज से वो पानी में आता है तो उसे गलनांक भी कहते हैं। ठीक है।
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए फिर है बर्फ के बर्फ बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब जो बर्फ होता है वो क्या होता है, अगर उसको रखा जाए तो क्या धीरे धीरे पिघलने लगता है, भले ही उसमें कुछ ऊष्मा उसको न दिया जाए तो। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि ऊष्मा हमको बाहर से भी मिलने लगता है। ठीक है, बाहर से भी हमको ऊष्मा मिलता है, तभी वो पिघलता है। अब जितना ज़्यादा ऊष्मा रहेगा उतना तेज़ी से वो पिघलेगा। मतलब ये कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हमको 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाना है तो हमें 80 कैलोरी ऊर्जा या कह सकते हैं 336 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अगर हमको 1 ग्राम पिघलाना है तो। जैसे ऐसे छोड़ दीजिए तो पिघलेगा तब भी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पिघलेगा। ठीक है, इसी को जो गलन है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। चलिए आइए देखते हैं जरा, जल का घनत्व देख लेते हैं हम। जल का घनत्व देख लेते हैं जरा, डेंसिटी। तो जो जल होता है, अब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ का जो पदार्थ रूप होता है, पदार्थ का जो ठोस रूप होता है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जल में ये विपरीत होता है। जैसे अगर जल से हम बर्फ़ बनाएं तो वो जल की अपेक्षा क्या हो रहा है, हल्का होता है। अगर जल में हम बर्फ़ को डाल दें तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा। ठीक है, और जबकि अगर किसी और चीज़ का रहे तो क्या करेगा, और चीज़ों का जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो जाके नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जल का रहता है तो क्या होता है, तैरने लगता है ऊपर। ठीक है, चलिए अब यही कारण है कि जो आपके आपके जो सबसे ऊंचे वाले प्रदेश होते हैं, जहाँ पे आपके नदी, तालाब, समुद्र आदि जो बर्फ़ जम जाता है, तो जो बर्फ़ जमता है वो ऊपरी सतह पर ही जमता है। वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसकी नीचे वाले सतह पे पानी रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो नीचे वाले जीव जंतु हैं वो आराम से तैर सकते हैं। उसका जो होता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है नीचे वाला, पानी वाला, और ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऊपर बर्फ़ रहता है और नीचे क्या रहता है, नीचे पानी ही रहता है, जिससे हमारे तैरने वाले जो जीव जंतु हैं वो जिंदा बच पाते हैं, वो बर्फ़ के जमने की वजह से जम के मरते नहीं हैं। ठीक है, अब जो साधारण जल होता है, और जो लवणीय जल होता है, दोनों के घनत्व अलग अलग होते हैं। जो लवणीय जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है, जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए आते हैं जरा बात करते हैं जल एक विलायक के रूप में। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जल जो होता है वो बहुत ही विलायक होता है। कैसे वर्षा का पानी गिरता है नीचे और उसमें खनिज और लवण घुल जाते हैं, जिससे वो पानी जो होता है वो लवणी जल हो जाता है या खनिज युक्त जल हो जाता है। और उसमें साथ साथ उसमें कुछ ठोस पदार्थ, जब पानी बहता है तो उसमें कुछ ठोस पदार्थ, कोई गैस पदार्थ या द्रव पदार्थ भी घुल जाते हैं।
ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि कुछ पदार्थ कम घुलें या ज़्यादा घुलें, ये हो सकता है, लेकिन उसमें घुलते हैं। अब देखिए ना, जो प्राकृतिक गैसें हैं आपकी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें घुली रहती हैं पानी में, ठीक है, पानी में घुली रहते हैं। आपको पता ही है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, उससे जो जीव जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए मछलियाँ ही हैं, ठीक है, तो जो श्वसन करती हैं, वो श्वसन करती हैं। आपको पता ही है कि उनके लिए श्वसन के लिए एक अलग गलफड़ा होता है, गलफड़ा जो होता है, गलफड़े से श्वसन करती हैं, ठीक है। अब गलफड़े से श्वसन कैसे कर पाती हैं, क्योंकि जो पानी होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन ही अपने गलफड़े के द्वारा लेती हैं, ठीक है, गलफड़े द्वारा अपना वही लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जल का महत्व, जल के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें 70% या कह सकते हैं कि 2/3 भाग में केवल जल होता है, जल से बना होता है ये, ठीक है। और मनुष्य के ब्लड में 80% जो होता है वो जल ही होता है, वो जल ही होता है, ठीक है। मनुष्य अपने दैनिक घरेलू जीवन में खाना बनाने, साफ सफाई करने, कपड़ा धोने आदि में जल का प्रयोग करता है ना। जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं, अपना भोजन जो बनाते हैं, वो भी जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है, उनका संवहन होता है, वो जल के द्वारा ही होता है। जो बीजों का अंकुरण होता है वो जल के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो जो जल होता है सभी जानवर उसका उपयोग करते हैं, बिना जल के कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है। कृषि कार्यों में भी जल का उपयोग होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो हमारा जो सभ्यता की शुरुआत हुई वो जल, नदियों के किनारे ही सारी सभ्यता का शुरुआत हुआ, क्योंकि जल जो होता है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं शरीर में जल के कार्य, शरीर में जल के कार्य के बारे में जरा बात करते हैं। तो पूरा शरीर ही उसका 70% क्या होता है, जल ही होता है, और पता ही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ देख लीजिए विभिन्न अंगों को, जो विभिन्न अंग हैं आपके, ठीक है, वो जल जो होता है वो हर एक अंग में भाग लेता है उनको बनाने में, ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए जो कोशिका का निर्माण होता है, वो जल की सहायता से ही होता है, जल की सहायता से ही होता है। भले ही इसकी जो मात्रा हो कोशिका या ऊतक बनाने में, भले ही इसकी मात्रा जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो जल होता है वो कोशिका और ऊतकों को बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब जो अंग जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उसमें उतना ज़्यादा ही जल होता है, जितना ज़्यादा क्रियाशील उसमें उतना ज़्यादा जल होता है, ठीक है। अब वो जितना ज़्यादा जल रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यकृत जो होता है आपका, मस्तिष्क जो होता है आपका, इस सब में जल रहता है, जल की मात्रा रहती है अधिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए दांत होते हैं या अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, जो वसा युक्त जो ऊतक होते हैं उसमें जल की मात्रा कम होती है, निष्क्रिय होती है, ठीक है। तो अंगों की मात्रा क्या होती है, जो दांत होते हैं उसमें आपका लगभग 10% ही होता है, ठीक है, 10% ही होता है। वहीं मांसपेशियों में जो मांसपेशी होता है उसमें जल की मात्रा 80% तक होती है, ठीक है। जो जल होता है वो सभी पदार्थों को, सभी चीज़ों को अपने में घोल सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपके पाचक रस होते हैं
जो पाचक रस होते हैं उसको जो तरल रूप देता है, तरल रूप जो देता है वो आपका जल ही होता है। जल से ही वो क्या होते हैं, वो तरल रूप उसको पाते हैं, वो बिना उसके तरल रूप वो नहीं पाते। ठीक है। भोजन को जो पचाते हैं, पचाने में भी, भोजन को पचाने में भी, यानी कि केवल पचाने में नहीं, भोजन को ले जाने में ही, जबकि गले के अंदर जो नासिका होती है उसको उसके अंदर से ले जाने में भी पानी का यानी कि जल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सरकते जो है ना वो उसी की सहायता से सरकते हैं। देखते हैं कभी कभी फंस भी जाता होगा आपके गले में, तो पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। ठीक है, ठीक है। और जी क्या होता है, जो आपके भोजन होते हैं, जो आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करता है, पूरे पहुंचाता है। आप जैसे देख लीजिए, अगर रक्त ना हो तो आप श्वसन आप कैसे कर पाएंगे, आप पूरे शरीर में आपके जो रक्त दौड़ते हैं कैसे दौड़ पाएंगे, बिना रक्त के आप कैसे रह पाएंगे, क्रियाशील रहेगा क्या। जैसे मान लीजिए आप बैठते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देर तक किसी ऐसी अवस्था में बैठ जाइए, क्या होगा, आपके पैर में कुछ अलग सी चीज़ें होने लगती है। ऐसा लगता है कि आपका पैर जो है वो निष्क्रिय है, काम ही नहीं कर रहा आपका पैर। तो कुछ देर बाद फिर इसको उठा के सही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो ब्लड है उसमें संचरित नहीं हो पाया। जब उसमें जल नहीं गया आपके शरीर उस साइड में, तो हुआ क्या, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया। ठीक है। अब तब तक वो क्रियाशील नहीं होगा जब तक वो रक्त आपके बॉडी में वहाँ तक जाए ना, है कि नहीं। ठीक है। तो रुधिर क्या करता है, रुधिर वो आप अवशोषित कर लेता है चीज़ों को। ठीक है। जब भी आप भोजन करते हैं रुधिर उसको अवशोषित करता है और पूरा पहुंचाता है आपके बॉडी में। ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी में पहुंचाता है, कोशिकाओं में पहुंचाता है, और कोशिकाएं क्या करती हैं, उस जल से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, जिससे आपका जो शरीर होता है वो क्रियाशील होता है। और फिर करते क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको, जो आपका जो बाहरी अंग होता है, जो आपको चीज़ों को बाहर निकालता है, खराब पदार्थों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और फिर क्या होता है, आपके वृक्क आदि के माध्यम से वो नीचे मतलब चले बाहर आते हैं शरीर से। ठीक है। चलिए बात करते हैं जरा ताप नियंत्रक के रूप में। ताप नियंत्रक के रूप में बात किया जाए तो जो जल होता है वो आपके शरीर को ताप नियंत्रित भी करता है। जो आपका जल होता है वो आपके शरीर को के ताप को नियंत्रित भी करता है। ठीक है। जब आपका जो तापक्रम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारी त्वचा होती है या श्वास संस्थान होता है उससे पसीने आने लगते हैं या वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है। क्या होता है, वाष्प बन के वो उड़ने लगता है। ठीक। और जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन देख लीजिए आप। अब गर्मी के दिनों में जब आपका शरीर गर्म हो जाता है धूप से, तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है, तो क्या करता है, ये जल ही कराता है। और जिससे आपकी जल की क्या होती है, जल की हानि भी होती है। जब पसीना निकलता है तो फिर आपको पानी पीना पड़ता है। अभी पानी न पिए तब क्या हो जाएगा, आपका शरीर पूरा मंद पड़ जाएगा। ठीक है। चलिए अभी मैंने बताया आपको कि देखते हैं जरा शरीर के जो वर्ज्य पदार्थ, जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने में। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका जल होता है उसी के माध्यम से आपका जो बेकार पदार्थ होता है वो आपके जो उत्सर्जन अंग होते हैं, उत्सर्जन अंग वहाँ तक पहुँचा देता है जल आपको। और फिर होता क्या है, वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। और कुछ जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, जल क्या करता है, उसको पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। पसीने के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। चलिए अब कुछ जो होते हैं आपके जो शरीर होते हैं नाजुक अंग जो होते हैं आपके,
ठीक है, उसको क्या करता है, उसको ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे आपका हृदय हुआ या जो आपका मस्तिष्क हुआ, उसको क्या करता है, ये जो जल होता है वो प्रोटेक्ट करता है बाहरी झटकों से। ठीक है, तो आसपास जो होता है आपके क्या होता है, ये सब जल होता है, वहाँ पे द्रव भरा रहता है पूरा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण आदि के बारे में, जल प्रदूषण, जल संरक्षण। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको लगभग दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। वो चीज़ों को आप देखिएगा, आप लाइक शेयर कमेंट, चीज़ आपको अच्छी लगे जरूर करना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों को चीज़ें शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।